नंबर का इसमें से आता है और आता रहा है बोर्ड में, तो कुछ भी दे सकता है ग्राफ, वो कैसे भी दे सकता है। ये आगे बैठ जाते हैं, उठ उठ के देख रहे हो तुम, ठीक है। फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। अगर वो कहेगा क्वेश्चंस में कहेगा कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक, आप फाइंड आउट कीजिए कि x के जीरोज़ क्या होंगे, जीरोज़ ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन के जीरोज़ क्या होंगे। जीरोज़ का मतलब होता है शून्यांक क्या होंगे, ठीक है। शून्यांक का मतलब मूल क्या होंगे, ठीक है। मूल का मतलब x के मान कितने आएंगे, x की वैल्यू कितने निकलेंगे, ये जीरोज़ का मतलब होता है। हमने क्या पढ़ा जीरोज़ में, मूल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक इक्वेशन पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। वहाँ हम जो x के मान निकालते थे तो 2 मान निकलते थे, है ना। यहाँ उसने अब ग्राफ दे दिया कि ग्राफ में बताइए कि x के कितने मान निकलेंगे, ठीक। तो इसमें टेढ़े मेढ़े ग्राफ दे रखे, कभी उसने ऐसे दे दिया, ठीक। तो ये जो ना ये ग्राफ, ये इसी इक्वेशन का ग्राफ है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी चर राशि की अधिकतम घात 2 है, वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। जब इसका ग्राफ हम खींचेंगे, कैसे भी ड्रॉ करें इसका ग्राफ, तो हमेशा एक कर्व के रूप में आता है, ठीक है। तो ये 2.1 में जितने भी ग्राफ दे रखे सारे कर्व हैं, देख लो ध्यान से, सारे कर्व हैं, है ना। तो कर्व का मतलब ये है कि ये या तो टर्सरी इक्वेशन के ग्राफ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ है, ठीक। अब हमें नहीं पता किसके ग्राफ है, तो हमें ये पता करना है कि जो ग्राफ है, जो कर्व दे रखा है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ डिवाइड कर रहा है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स की उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स में एक्स के शून्यांक बताइए, जीरोज फाइंड कीजिए, ठीक। तो एक्स के 2 शून्यांक हो जाएंगे, बस इतना लिखना, एक्स इक्वल टू 2, एक नंबर पक्का, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। अब x के 2 मान निकल कर, x का मान 2 नहीं, ऐसे लिखेंगे x बराबर 2, x के 2 शून्यांक होंगे, x के 2 मान होंगे, या fx के 2 शून्यांक होंगे, ठीक है। और 2 शून्यांक किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। x के 2 मान निकल ले तो इसका मतलब ये क्या है, ये किसी द्विघात समीकरण का ग्राफ है ना। ये क्लियर हो गया कि ये किसी द्विघात समीकरण का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू 3 निकल के आ जाती, मान लो x के जो जीरोज हैं वो 3 आते हैं, x के मान 3 आते हैं, तो वो त्रिघात समीकरण होता है, टर्सरी इक्वेशन का होता है, ठीक है। तो आगे दे भी रखा है ऐसा, देखो सेकंड पार्ट में कैसे दिया है, ठीक है, इस तरीके से दिया है, ऐसे दे रखा है, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। हमें y इक्वल टू एफ एक्स में x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे आसान तरीका 1 2 x के 3 मान होंगे, ठीक है, या हम कह देंगे एफ एक्स के 3 शून्यांक होंगे। तो ये किसका ग्राफ हो गया, त्रिघात समीकरण का ग्राफ हो गया, है ना, ठीक। तो x के 3 मान होंगे या एफ एक्स के 3 जीरोज होंगे, 3 शून्यांक होंगे, जीरोज कहते हैं इनको, इंग्लिश में इनको जीरोज कहते हैं। इस तरीके से हम पता कर लेंगे, तो सबसे आसान तरीका। अब इसमें देखो, पहले वाले में चक्कर खा जाओगे, समांतर कर दिया, पैरेलल कर दिया, ठीक है। किसके पैरेलल कर दिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया, तो कहीं नहीं काट रहा है, तो जीरो काट रहा है, भाई एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, ये एक जो है पैरेलल लाइन है, ठीक। तो x के शून्यांक क्या हो जाएंगे, एफ एक्स के शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक 0 होंगे। ये होगी किताब की बात, ठीक है, जो हमारी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे हमने पढ़ा। कई बार वो गड़बड़ कर सकता है, ऐसा हुआ नहीं आज तक, पर वो कर सकता है, यहाँ बदल सकता है। कैसे कह दें, x इक्वल टू एफ वाई कहने लगे अगर वो, ठीक है, x इक्वल टू एफ वाई, तो एफ वाई का मतलब है कि फंक्शन अब y की टर्म में है, यानी कि फंक्शन अब y की फॉर्म में है। तो y की फॉर्म का मतलब है कि वो y एक्सेस को कितनी जगह काट रहा है, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है, y के शून्यांक पूछ रहा है। तो बस इसमें तो एक ही जगह काट रहा है तो 1 हो जाएगा, इसमें कहीं काट ही नहीं पा रहा तो 0 हो जाएगा, इसमें एक जगह काट रहा है तो इसका भी 1 हो जाएगा, भले से ही सीधी रेखा है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे कि वो किस फॉर्म में दिया, x इधर है या x इधर है, गड़बड़ करने के लिए कर सकते, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ फिर भी तो हैं।
ठीक है, देखो पी से नोट कर लिए फंक्शन को या एफ से नोट कर लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसको आप y इजिकल टू पी एक्स भी लिख सकते हो और आप y इजिकल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, p फॉर पॉलिनोमल की बात होती है, f फॉर फंक्शन की बात होती है, दोनों बातें एक ही है। इस p का मतलब पता समझ रहे हो, ऐसे नहीं लिखा, p का मतलब पॉलिनोमल, तो ये सारे पॉलिनोमल तो है भाई, ये भी पॉलिनोमल है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो p का मतलब ये, या फंक्शन कह दो। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, यानी कि पॉलिनोमल y की टर्म में भी आ सकता है, तो y एक्सिस को शो करने लगेगा। क्लियर होगी बात? ठीक, तो ये ऐसा कभी नहीं आया ना हमारी बुक में, फिर भी मैंने बता दिया, अगर ऐसा कभी आता है तो हम y एक्सिस के गिनने शुरू कर देंगे कि y एक्सिस पे कितनी जगह वो इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, उसको हम बता देंगे इसके इतने जीरोज होंगे या इतने शून्यांक होंगे। क्लियर हो गया? 2.1 क्लियर। ठीक है, पॉज कर दो इसको, खंड विधि से हम उसके जीरोज फाइंड कर लेंगे, शून्यांक पता कर लेंगे। इधर देख लो तो समझ देखो, है ना। उसने कहा कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है, गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये दे रखी है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, है ना भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, है ना, और कांस्टेंट वैल्यू सी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए। तो ये क्या हो गए? ये गुणांक हो गए, जिनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, ए कोमा बी कोमा सी, ये कांस्टेंट है। ठीक, और शून्यांक क्या होंगे? शून्यांक होंगे यानी कि जीरोज क्या होंगे? वो जाएंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू निकल आएंगी, तो एक्स की यहाँ कितनी वैल्यू निकल आएंगी? 2 वैल्यू निकल आएंगी एक्स की, तो वो एक्स की वैल्यू हो जाएंगी अल्फा और बीटा। एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा बीटा एक जो है यूनिट है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे हम ए बी सी मान लेते हैं वैसे हम अल्फा बीटा भी मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अल्फा बीटा निकालेंगे फैक्टर मेथड से। ठीक है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा ले लेंगे, तो क्या था? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। ठीक, तो होता है माइनस बी अपॉन ए, और कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। ठीक है, फिर कहा था शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल, उसे लिखते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। ठीक, अब देखो अगर इसको थोड़ा वेरीफाई करें, इसको थोड़ा जो है अंदर घुसे इसके, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई वी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद। ठीक है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसा भी लोग लिख देते हैं इसको। और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं अचर पद बटे कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख देते हैं। तो अधिकतर हम ऐसे ही पढ़ते हैं, माइनस बी अपॉन और सी अपॉन। तो वो क्वेश्चंस में कहता है कि भाई जो है, एक तो इसके जो है आप जीरोज फाइंड कीजिए, और इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज में जो है रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, वो पता कीजिए कि वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पूरा क्वेश्चन जब आता है बोर्ड में तो 3 नंबर का आता है, और इसको आधा भी कर देता है वो, मतलब ऊपर इतना इतना दे देता है, बस जीरोज फाइंड करने के लिए कह देता है। ठीक है, तो सिर्फ 1 नंबर में आ जाता है वो, और 1 नंबर में बहुत आता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि पहला ही क्वेश्चन इसका बन गया पेपर में, है ना। तो इसका बोल दो कौन सा था? वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धोखेबाज है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसको ऐसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले हम कैसे लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो एक्स है वो पहले आएगा और जो अचर पद है वो बाद में आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, वो देखते ही नहीं है, वो इसकी इससे गुणा करा देते हैं, 6 7 42 42 कैसे गुणनखंड जिनका अंतर 3 है, निकल ही नहीं पाता, और इसी में खोपड़ी खपाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ठीक ढंग से लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, बस हो गया, इतना सी बात है। अब 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 है, यानी कि 6 18 18 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 7 है, और 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? कोई ऐसा भी है जिसको ये भी नहीं आता? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम अब रिवीजन के लिए बैठे और सीखने के लिए बैठे हैं।
मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बताते हुए चल रहा हूँ। मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करा। हर एक क्वेश्चन में हम ये काम करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हम जो कांस्टेंट वैल्यू से कराते हैं। नहीं भी है तब भी कराते हैं। मान लो यहाँ 1 होता तब भी हम 3 × 1 = 3 करते हैं तो कराएंगे, नहीं है तो भी कराएंगे, है तब भी कराएंगे, करानी ही है। तो 6 × 3 = 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड जिनका डिफरेंस 7 आए। अब अंतर की बात हो रही है, तो अंतर सवाल में कहीं कहा ही नहीं उसने कि अंतर की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन देखते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका साइन देखते हैं कि यहाँ प्लस है या माइनस है। तो माइनस है ना, तो अपने आप माइनस है, तो हम इसका मतलब अंतर लेंगे, है ना। सवाल में कहीं नहीं कहता कि तुम्हें जो है माइनस लेना है या प्लस लेना, वो ये बताता है। इस वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, या कुछ भी हो, भाग हो गुणा हो, कोई मतलब नहीं, हमें इस वाले साइन से मतलब है। तो हमने क्या कहा कि 18 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 7 आए, तो हम देखेंगे 18 के क्या क्या हो सकते हैं। अब कर रखा है तो दिमाग में आ जाएगा एकदम। अब मान लो सवाल ही नया आ गया तो हम करके देख लेंगे अलग से। 18 × 1 9 दूनी 18, 2 9 18, बस इसके अलावा नहीं होते। अब इनमें चेक कर लेंगे कौन सा हमारे लिए फिट बैठ रहा है। तो 9 - 2, भाई गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, और माइनस करने पे 7 आ रहा है, तो हमारे लिए सूटेबल है। यानी कि 7 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना भाई, 7 ही तो लिखा है, ये 7 का रूप बदल दिया हमने, उसको हम 9 - 2 कहने लगे, है ना। बस ये काम करने वाले, ठीक। तो क्या आएगा, 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, ये हो जाएगा। पहली दो टर्म में से एक जैसा क्या है। अब यहाँ आके फंसती है गाड़ी, x भी है, हाँ। अब इन दोनों, एक x है, अब हम दोनों जो हमें नंबर्स दें इन दोनों में देखें, इन दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, हाँ, तो 3 आ रहा है भाई। 3 × 2 = 6 होते हैं, और 3 × 3 = 9 होते हैं, तो क्या आएंगे, 3x कॉमन ले सकते हैं। अब बच्चे कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद पता नहीं चलता क्या करना है, तो क्या आएगा, 2x - 3। अब इन दोनों टर्म में ऐसा क्या कॉमन ले कि ये बन जाए, ये +1, तो 2x - 3, ठीक है। ये सब बराबर 0 चल रहा है, ठीक। तो 3x + 1 और दूसरा कितना हो जाएगा, 2x - 3 = 0, ठीक। क्या करते हैं, नाउ सही से लिखेंगे, 3x + 1 = 0, या 3x = -1, x = -1/3, एंड सवाल को बढ़ा रहे हैं, 2x - 3 = 0, तो 2x = कितना आ गया, 3, या x = 3/2, ठीक है। तो बहुपद के शून्यांक क्या आ जाएंगे, बहुपद के शून्यांक आ जाएंगे, शून्यांक क्रमशः कितना, -1/3 एंड 3/2। तो अल्फा का मान आ गया -1/3 और बीटा का मान आ गया 3/2। ये इतना 1 नंबर में आ जाता है। ये वैसे कभी सवाल 1 नंबर में नहीं आया, जब भी आया 3 ही नंबर में आया। अब वो कहता है कि आप इनमें जो है चेक कीजिए कि इनके जो कोफिशिएंट और इनके जीरोज में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन सही है या नहीं है, मतलब वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए कि बहुपद के शून्यांक और जो है और उसके गुणांक वो सही है या नहीं है। तो हम इस पाते हैं बस। अब ये हटा दे, है ना। तो देखो क्या है, शून्यांक को ऐसे लिखेंगे, शून्यांकों व गुणांकों की जांच करने पर, इंग्लिश में लिख देंगे चेक शून्यांकों एंड कोफिशिएंट, क्या है, गुणांक और शून्यांक, कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है। इनके यहाँ बड़ा सस्ता सा लिखा हुआ है। तो देखो कैसे करते, बढ़ाते कैसे, फिर दोबारा इसको लिखेंगे। सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है, बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं। फिर दोबारा लिखेंगे इसको, फिर कहेंगे ऑन कंपेयरिंग, हमें उसकी जेब से 3 नंबर निकालने हैं। हम सब बात बताएंगे कहाँ से हमने क्या उठाया, कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, और सी की वैल्यू क्या है, -3। फिर कहेंगे हम क्या, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब देखो साफ साफ उसे दिखाई दे रहा है कि v क्या है, a क्या है, अल्फा क्या है और बीटा क्या है। उसे अब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी, -1/3, बीटा की वैल्यू हमें पता है 3/2, बी की वैल्यू हमें पता है -7। ध्यान रखना, एक माइनस पहले से, ए की वैल्यू पता है 6, इसमें एलसीएम ले लो 6, तो -2 + 3 -2 + 9, तो कितना आएगा 7/6, और ये भी 7/6 आ रहा। क्लियर हो गया, LHS RHS के इक्वल आ गई, ठीक है। एक पार्ट क्लियर हो गया, यानी कि एक सत्यता हमने सिद्ध कर दी। अब दूसरी प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, वही करेंगे अल्फा इंटू बीटा, कितना C/A, ठीक है। तो अल्फा कितना है, माइनस, और कितना है 3/2। सी की वैल्यू क्या है, देखो -3, ए की वैल्यू कितने, 6 है ना। तो -3/6
इज इक्वल टू -3/6 हो गया। इतनी सी बात है, इतना काम करना, तब जाके पूरे 3 नंबर मिलेंगे, वरना नहीं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने, अब इसमें जो है जो कांस्टेंट वैल्यू है वो गिवन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, तो u + 2 = 0, है ना। तो क्या करेंगे, 4u = 0 नाउ, तो u = 0, भाई देखो 4 इसके अपॉन में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, एंड u + 2 = 0, तो u = -2, ये हो गए। बस इतना सा काम है। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ रखा है 1 नंबर में, पर ऐसे नहीं आया, u की जगह x दे दिया उसने, ठीक है। होगा ऐसे, है ना, होगा ऐसे। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 0 और बीटा कितना आ गया -2, ठीक। तो जांच क्या आ जाएगी, जांच में आ जाएगा 4u² + 8u + 0 × c, ऐसे लिख लिया करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर कराएंगे au² + bu + c। भाई जिस फॉर्म में हमें जो है दे रखा है, जिस वेरिएबल्स में हमें जो है क्वेश्चन दिया, तो उसी वेरिएबल्स में हम उसकी वो भी लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे हर बार। सर अगर होगा तो नंबर कट जाए। नहीं, गलत कर सकते हो तुम। अब यहाँ एक्स लिखोगे और यहाँ यू लिखोगे तो कैसे कंपेयर कराओगे। सर वहाँ पे वो तो हम कर देंगे। हाँ, गलत नहीं होगा, अब उसके दिमाग के ऊपर बात है, नंबर काट भी सकता है, ठीक है। अब देखो ए बी सी की वैल्यू निकल गई, तो सम ऑफ जीरोज, तो क्या आ जाएगा -b/a, तो अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, है ना, और v कितना है 8 और a कितना है 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -2 = -2, यही आया होगा भाई। 4 2 8 हो जाएंगे ना। अब अल्फा × बीटा ले लो, तो अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा कितना आएगा c/a, अल्फा कितना है 0 × -2 = 0/2, तो 0 = 0, ठीक है। हाँ ठीक। अगला देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, t² - 15, तो t² - 15 को क्या करेंगे भाई, t² = 15 लिख लेंगे, या t = कितना होगा ±√15 हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट, दोनों ओर का वर्गमूल कर दिया, तो जब अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस में आ जाता है, ठीक। अल्फा का एक मान कितना आ गया √15 और बीटा का एक मान कितना आ गया -√15, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, वही जांच करेंगे, चेक करेंगे कि ये कोफिशिएंट और जो इसके जीरोज है वो उनमें जो रिलेशन आ रहा है वो सही है या नहीं है। तो अल्फा + बीटा -b/a, तो अल्फा कितना आएगा -√15 और +√15, v की वैल्यू क्या आएगी देखो 1। अब इसमें सॉरी v की वैल्यू है ही नहीं, 0 है, तो 0/a की वैल्यू कितनी 1, तो √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = 0, है ना। ऐसे अल्फा × बीटा करेंगे, तो अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा c/a, है ना, तो c/a हो जाएगा, तो अल्फा कितना है √15 -√15 और c की वैल्यू कितनी है 15 माइनस के और इसका 1, तो 15 = -15 बराबर आ गया। देखो √15 की -√15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 15 आएगा माइनस के, और एक 15 पहले से ही है, तो बराबर हो गया। इस तरीके से कर लेते हैं, करिए, नोट करिए। और फिर देखता हूँ मैं एक सवाल देता हूँ तुम्हें, हर